आज के मुख्य समाचार। अधूरा छोड़ा गया निर्माण कार्यों बना परेशानी का कारण। अरुणाचल प्रदेश में सड़क हादसे में शहीद हुए नायब सूबेदार कुलवंत सिंह। बदला मौसम का मिजाज, लाहौल स्पीति में बर्फबारी। मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर भाजपा नेता सूरत नेगी का पलटवार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यालय में जश्न। पुराने बस स्टैंड पर एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का प्रदर्शन। शिमला में तिब्बत की आजादी की मांग को लेकर रैली और प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। जिला ऊना के ग्राम पंचायत घालूवाल के अंतर्गत आने वाले गांव जेजो मोड़ के निवासियों भारतीय सेना में कार्यरत कुलवंत सिंह अरुणाचल प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में शहीद हो गए। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर गांव और आसपास के क्षेत्रों में पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। देश की सेवा करते हुए वीर सपूत की शहादत पर गाँव वासियों के साथ साथ पूरे जिले में गहरा शोक व्यक्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में 7 मार्च को भारतीय सेना का एक वाहन पहाड़ी मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में नायब सूबेदार कुलवंत सिंह ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। शहादत के बाद उनका पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाया गया। जैसे ही शहीद की पार्थिव देह जिला ऊना पहुंची, लोगों की आंखें नम हो गई। जिला ऊना के सेलोर स्थित पोस्ट ऑफिस में उनके अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े होकर अपने वीर सपूत को अंतिम सलामी देते नजर आए। अंतिम यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में भारत माता की जय और शहीद कुलवंत सिंह अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धा के साथ अपने वीर सपूत की अंतिम विदाई दी। सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ अपने साथी को सलामी दी। इसके बाद शहीद कुलवंत सिंह की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव जेजो मोड़ पहुंचाई गई, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और आसपास के क्षेत्रों के लोग एकत्रित थे। गांव में शोक का माहौल था और हर किसी की आंखें नम थी। लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जेजो मोड़ गांव में शहीद कुलवंत सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी। शहीद के परिवारजन, गांव के बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी ऐसे दुखद क्षण में मौजूद रहे और वीर सपूत को नम आंखों से विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी मौजूद रहे। सभी ने शहीद कुलवंत सिंह की वीरता और देशभक्ति को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की वजह से ही आज देशवासी सुरक्षित है। ग्रामीणों ने बताया कि कुलवंत सिंह बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे और भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का उनका सपना था। उन्होंने सेना में रहते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। गाँव के लोग उन्हें एक मिलनसार, सरल स्वभाव और मेहनती व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व भी है कि उनके बेटे ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। नायब सूबेदार कुलवंत सिंह की शहादत से पूरा ऊना जिला गर्व और शोक के भाव से भरा हुआ है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा और उनका नाम सदैव सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता रहेगा। कुलवंत भाई का नाम रहेगा, कुलवंत भाई का नाम रहेगा।
भगवंत भाई का नाम रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि देखने को मिली है। लाहौल स्पीति जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि वीरवार सुबह से ही कई स्थानों पर मौसम और अधिक खराब हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शंकुला दर्रा को वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मौसम बदलते ही लाहौल स्पीति के रोहतांग और शंकुला दर्रा में बुधवार को हल्की बर्फबारी। लगातार बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई और यात्रा जोखिम भरी हो गई। ऐसे में जिला प्रशासन ने सावधानी के तौर पर शंकुला दर्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पुलिस थाना जानस्कर की ओर से जारी सार्वजनिक परामर्श में बताया गया है कि दर्रे पर लगातार बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं है। यात्री और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होने और सड़क की स्थिति सामान्य होने के बाद ही मार्ग को दोबारा खोलने का निर्णय लिया जाएगा। जहां पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ठंडा हो गया है, वहीं मैदानी इलाकों में अभी भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को प्रदेश के 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और मंडी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। साफ मौसम और धूप के कारण लोगों को दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने और बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार वीरवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 17 मार्च तक प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब बना रह सकता है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आने और ठंडक बढ़ने के आसार है। वीरवार सुबह से कुल्लू और लाहौल क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। लाहौल में सुबह से बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि मनाली में हल्की बारिश दर्ज की गई। करीब 1.5 महीने से प्रदेश में सूखा मौसम बना हुआ था, लेकिन अब बारिश के कारण इस लंबे ड्राई स्पेल के टूटने की संभावना भी जताई जा रही है। बारिश शुरू होने से किसानों और बागवानों में भी उम्मीद जगी है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण खेतों में नमी की कमी हो रही है और फसलों पर भी असर पड़ रहा है। धर्मशाला में भी वीरवार सुबह से मौसम बदल गया और बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। तापमान में गिरावट आने के कारण मौसम ठंडा हो गया और लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में अचानक बड़ी गर्मी से परेशानी हो रही थी, लेकिन बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया। कुल्लू जिले के भुंतन क्षेत्र में वीरवार सुबह ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने का क्रम कुछ देर तक जारी रहा, जिससे बागवानों को नुकसान भी उठाना पड़ा। खासकर पलम के बागानों को इससे काफी क्षति पहुंची है। इन दिनों पलम के पेड़ों पर फूल खिले हुए हैं और इसी समय ओलावृष्टि होने से फूल झड़ने की संभावना बढ़ गई है। इससे आने वाले समय में फल उत्पादन पर असर पड़ सकता है। बागवानों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह अस्थिर बना रहा तो फलों की पैदावार पर बड़ा असर पड़ सकता है। मौसम में बदलाव के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंडक फिर से बढ़ गई है। राजधानी शिमला सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को हल्के बादल छा रहे। तापमान में गिरावट आने के कारण लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और पहाड़ी मार्गों पर विशेष सावधानी बरतें। सोलन शहर के वार्ड नंबर 6 में नालियों की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी इन दिनों देखने को मिल रही है। क्षेत्र में नालियों के निर्माण और मरम्मत का कार्य शुरू तो किया गया था, लेकिन काम को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके चलते इलाके में गंदे पानी का जमाव होने लगा है। इससे स्थानीय निवासियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले वार्ड में नालियों के सुधार और मरम्मत का कार्य शुरू किया गया था। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि इससे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और गंदे पानी की समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण समस्या और भी गंभीर हो गई। लोगों के अनुसार कई स्थानों पर नालियों की खुदाई कर दी गई और साथ ही नालियों में गंदा पानी जमा होने लगा और आसपास के क्षेत्रों में बदबू फैलने लगी। बारिश होने पर यह समस्या और भी बढ़ती जाती है, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नालियों में जमा गंदे पानी के कारण
मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो डेंगू और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। क्षेत्र के लोगों ने यह भी बताया कि कई बार इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत भी करवाया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। लोगों का कहना है कि अधूरे निर्माण कार्य के कारण सड़क और आसपास के इलाके की हालत खराब हो गई है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और संबंधित विभाग से मांग की है कि नालियों के निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते काम पूरा नहीं किया गया तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है। लोगों का कहना है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए नालियों की उचित व्यवस्था बेहद जरूरी है। ऐसे में अधूरा काम छोड़ देना न केवल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि इससे आम जनता को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र का निरीक्षण कर जल्द समाधान किया जाए और अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए ताकि वार्ड नंबर 6 के लोगों को गंदे पानी और बदबू की समस्या से राहत मिल सके। बाईस दिसंबर से काम शुरू हुआ जी। आज देख लो मार्च हो गया, बीच में काम छोड़ के चले गए। सवेरे झाड़ू वाले आते हैं, सारा कचरा यहाँ फेंक के चले जाते हैं। अभी कल इन्होंने चैम्बर बनाया, तब सारा कचरा उधर को फेंका हुआ जी। तो हम तो यही बोलते हैं जितने जल्दी काम होएगा रास्ता लोगों के लिए बढ़िया हो जाएगा। स्कूल के आने जाने वाले बच्चे, रात को कोई ड्रिंक करके आ रहा है, कोई कुछ कहीं गिर गया नाली में, कौन जिम्मेवार होगा? मैम मेरे को तो अभी फिलहाल इतना टाइम हुआ नहीं यहाँ पे, फिर से देख रहे हैं आप काम क्या बोल सकते हैं आप? तो आप देख लो, हम संतुष्ट कैसे होंगे? काम देख लो, सरकार का, पार्षदों का काम देख लो। किन्नौर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी व हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष रहे वरिष्ठ भाजपा नेता सूरत नेगी ने मंत्री जगत सिंह नेगी के हालिया बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने मंत्री के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह जनजातीय समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। प्रेस वार्ता के दौरान सूरत नेगी ने कहा कि मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल के कार्यकाल को जनजातीय विरोधी बताकर एक संवैधानिक संस्था को ठेस पहुँचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होता है, बल्कि वह संवैधानिक पद पर आसीन होकर पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में राज्यपाल के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सूरत नेगी ने आरोप लगाया कि जगत सिंह नेगी लगातार जनजातीय समाज के हितों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री का यह बयान उनकी जनजातीय विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बजाय मंत्री ऐसे बयान देकर मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 वर्षों का जो कांग्रेस का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में रहा है और विशेष रूप से किन्नौर विधानसभा के विधायक और सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी जी का समय समय पर जो वक्तव्य, चाहे वो श्रद्धेय मोदी जी के बारे में हो, चाहे वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी के बारे में हो, और चाहे महामहिम राज्यपाल जी के बारे में हो, समय समय पर ऐसे वक्तव्य वो देते रहते हैं जिससे उनके पद के गरिमा को ठेस पहुंचती है और उसके साथ साथ जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस क्षेत्र की जनता को उसका नुकसान होता है, खामियाजा भुगताना पड़ता है। और मैं स्पेसिफिक हाल ही में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में मैं आप सभी के सामने विषय लाना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल शुक्ला जी यहां से उनका ट्रांसफर हुआ, तेलंगाना के लिए वो चले गए और जब वो गए उनके बारे में जिस तरह का स्टेटमेंट जगत सिंह जी ने दिया है वो निंदनीय है। मैं पूरी तरह से उसका जो है भर्त्सना करता हूं।
और उन्होंने विषय लिया है कि नोतोड़ के विषय को लिया है और ये कहा है कि वो हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के रूप में जब वो कार्य किया वो जनजातीय विरोधी रहे। ये एक ऐसा आरोप है जो किसी भी तरह से महामहिम राज्यपाल के गरिमा के बिल्कुल विपरीत है। उनके विरुद्ध में इस तरह का स्टेटमेंट कोई भी मंत्री नहीं दे सकता है। और पिछले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से वो सरकार में आए हैं, आप सभी तो रोज मिलते हैं और मैंने तो कहा है भाई किन्नौर में एक हिमाचल प्रदेश में ऐसा बेला मंत्री है जो रोज जो है बैठता है, अलग अलग तरह पर विषय पर चर्चा करता है और वो बौखलाहट कहीं ना कहीं वो हर पत्रकार सम्मेलन में नजर आता है। और जो अभी स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि भाई नोतोड़ को सैंक्शन ना करना, और मैं महामहिम राज्यपाल जी के पास 9 बार में गया हूं और उसके बावजूद नोतोड़ को सैंक्शन नहीं किया है। मैं एक विषय नोतोड़ के बारे में आपके सामने थोड़ा सा व्यापक विषय लाना चाहता हूं, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, किसी भी स्तर के चुनाव आते हैं, अभी पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया गया है पूरी तरह से राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया गया है। नोतोड़ का जो विषय है पिछले 20 साल से ट्राइबल एरिया के अंदर चल रहा है। नोतोड़ विषय क्या है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि जनजातीय क्षेत्र जो शेड्यूल्ड एरिया है, उन क्षेत्रों के लिए महामहिम राज्यपाल को 5th शेड्यूल के अंदर कुछ पावर्स दिए गए हैं। और वो पावर्स क्या है, चाहे वो केंद्र की सरकार के कोई अधिनियम एक्ट हो, चाहे प्रदेश का कोई अधिनियम हो, महामहिम राज्यपाल यदि उन एरियाज के ट्राइबल्स को उसका विरोध है या उसका लाभ किसी अधिनियम का लाभ लेना है, तो किसी भी एक्ट को वो सस्पेंड कर सकते हैं। और यहां पर हम नोतोड़ की बात कर रहे हैं, तो नोतोड़ हिमाचल प्रदेश में जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, उसके बाद जो है नोतोड़ बैन हो गया, बंद हो गया। लेकिन ट्राइबल एरियाज के अंदर 98 तक जो है नोतोड़ मिलता रहा है। और अगर यदि अभी हमने नोतोड़ दिलाना है, और जिस पावर के बारे में वो बात कर रहे हैं, महामहिम राज्यपाल को जो अधिकार है 5th शेड्यूल में सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अंदर जो अधिकार दिया गया है, उसके तहत यदि हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड एरिया को नोतोड़ देना है तो एफसीए को सस्पेंड करना पड़ेगा। और मैं ये पूछना चाहता हूं जगत सिंह जी से, आप अभी महामहिम राज्यपाल जी के बारे में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है अपॉइंटेड राज्यपाल है, इसलिए आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 20-25 वर्षों से ये जो है विषय नोतोड़ का रहा है। और आपके सरकार के केंद्र में आपकी सरकार थी 4 से लेके 14 तक, और 4 से लेके 8 के बीच में भी 7 दिसंबर तक आपकी सरकार रही, और हिमाचल प्रदेश के अंदर महामहिम राज्यपाल आपके केंद्र की सरकार के द्वारा अपॉइंटेड थे, तब आपने इसको क्यों नहीं किया? वास्तविकता यह है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की स्टेट में एक बॉडी है जिसमें विशेष रूप से ट्राइबल एरियाज के पावर होते हैं। और 2006 के अंदर इसी नोतोड़ विषय को लेके उस टीएससी मीटिंग में यह विषय आया था। तब भी विधायक जगत सिंह जी थे किन्नौर से, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्राइबल्स को जो है नोतोड़ सिर्फ लैंडलेस लोगों को दिया जाएगा। ये पास हुआ है, और 1975 में लैंडलेस लोगों को देने का एक जो है अधिनियम हिमाचल सरकार ने पास किया, उसके अंदर लैंडलेस का डेफिनेशन दिया गया है। और वो डेफिनेशन क्या है? जिसके पास भी बिल्कुल एग्रीकल्चर का लैंड नहीं है उसको लैंडलेस कहा जाएगा।
तो जब 2006 के अंदर आपने ये अधिनियम पास किया कि सिर्फ लैंडलेस लोगों को दिया जाएगा, तो इन्होंने एक और गुमराह 2014 के अंदर किया। ये एफसीए को सस्पेंड करने का काम 2014 में इन्होंने किया। जब 2014 के अंदर सस्पेंड किया गया एफसीए को, और ये पूरा शोषण हिमाचल ट्राइबल एरियाज के अंदर किया गया कि हमने नोतोड़ खोल दिया है, लेकिन जब तक 2006 का लैंडलेस का जो आपने कंडीशन लगाया था, जब तक उसको रिमूव नहीं करते, उसको सस्पेंड नहीं करते, आप नोतोड़, आप एग्रीकल्चर लैंडलेस लोगों को आप दे ही नहीं सकते। पहली बात तो 2014 के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम हिमाचल प्रदेश में किया, और उसके अंदर आप लोगों ने उसको 2014 के अंदर जो सस्पेंड किया गया एफसीए को, आपने बहुत मजेदार बात उसके अंदर देखना, इन्होंने एफसीए को सस्पेंड किया लेकिन उसमें कंडीशंस लगाए गए, और ये हवाला ये दिया कि 5th शेड्यूल के अंदर सेक्शन 5 के अंदर जो प्रोविजन है, महामहिम गवर्नर ट्राइबल एरियाज के अंदर जो एक्ट को सस्पेंड कर सकते हैं, इन्होंने सस्पेंड तो किया, लेकिन हम ये डिमांड कर रहे थे कि 5th शेड्यूल में सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के तहत इसको जो है ट्राइबल एरियाज में सस्पेंड किया जाना चाहिए। उसके तहत क्या होना था? उसके तहत ये होना था कि एफसीए इधर सस्पेंड होना था, और उधर जो है 1968 जो नोतोड़ रूल है उसके तहत लोगों को जमीन मिलनी थी। जमीन ऐसी तो नहीं मिलेगी, नियम होगा, कानून होगा, उसके तहत ही मिलेगा। और नोतोड़ कैसे मिलेगा 20 बीघा तक, उसके अंदर भी सारे कंडीशंस है। जब आपका एफसीए सस्पेंड होगा तो उस नियम के तहत 1968 नोतोड़ रूल के तहत आपको जमीन मिलेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5th शेड्यूल का जो हवाला दे रहे हैं सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के तहत देने के बजाय सबसेक्शन 2 में चले गए, और सबसेक्शन 2 में क्या है, यदि आपने ट्राइबल एरियाज के अंदर कोई बेनिफिट देना है, उसके कोई रूल नहीं बने हैं, तो आप रूल उसको बना सकते हैं। तो इसलिए 2014 के अंदर एफसीए को सस्पेंड करने के बाद जो कंडीशंस लगाए गए थे वो इलीगल थे। वो सीधा क्या होना था, एफसीए सस्पेंड हुआ और नोतोड़ रूल 1968 के तहत जमीन मिलनी थी। इसलिए 2014 के अंदर भी उसको गुमराह किया गया। जब हिमाचल प्रदेश के अंदर 2017 दिसंबर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हिमाचल प्रदेश के अंदर श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, और मुझे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी मिली, और उसके साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से किन्नौर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं होने के कारण सरकार से समन्वय का मुझे जिम्मेदारी मिली। तो हमने इसको स्टडी किया तो ध्यान में आए कि ये त्रुटियां हैं, और टीएससी की जब मीटिंग हुई उसमें हमने 2006 का ये जो लैंडलेस का कंडीशन था, हमने उसको रिमूव किया। जयराम जी उसको चेयर कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, और 2014 के अंदर जो सस्पेंड किया गया था और जो कंडीशंस लगाए गए थे, जो इलीगल तरीके से कंडीशन लगाए गए थे, उसको भी हमने रिमूव करने का काम किया। और जो आज बड़ी बड़ी बातें जगत सिंह जी कर रहे हैं, ये दोनों समय में जगत सिंह जी विधायक थे किन्नौर से, 2014 के अंदर भी, 2006 के अंदर भी। और मैं ये कहना चाहता हूं आज कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सारे कंडीशंस हटाकर हमने ये रास्ता निकाला कि किस तरह लोगों को नोतोड़ का लाभ मिल सकता है। शिमला में तिब्बत राष्ट्र विद्रोह के 67वें वर्षगांठ के अवसर पर निर्वासित तिब्बतियों द्वारा रैली और प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बत की आजादी की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की और चीन की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। रैली में शामिल लोगों ने तिब्बती झंडे और बैनर हाथों में लेकर शहर में शांतिपूर्ण मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तिब्बत में लंबे समय से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और तिब्बती लोगों की संस्कृति, धर्म और पहचान को दबाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान
निर्वासित तिब्बतियों ने संयुक्त राष्ट्र, यूएन और विश्व समुदाय से अपील करते हुए कहा कि तिब्बत के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और तिब्बती लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सहयोग किया जाए। उनका कहना था कि तिब्बत के लोग लंबे समय से स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि तिब्बत राष्ट्र विद्रोह के वर्षगांठ तिब्बती लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि तिब्बती समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों और आजादी की मांग को लेकर आवाज उठाता रहेगा। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तिब्बत में कथित दमन को समाप्त करने और वहां मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। शिमला में आयोजित यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ और तिब्बती समुदाय ने एकजुट होकर तिब्बत की आजादी और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। गली गली में हमें चीनी शासन मंजूर है, कभी नहीं, कभी नहीं। चीनी शासन मंजूर है, कभी नहीं, कभी नहीं। देश से खून से सजा है, वो देश हमारा है। जिस देश से खून से सजा है, वो देश हमारा है। हमें चीनी शासन मंजूर है, कभी नहीं, कभी नहीं। सजी बेग मुर्दाबाद। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज से लगभग 67 साल पहले 10 मार्च 1959 को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। पहली बार उन्होंने आक्रमण किया था कि ताकि वो तिब्बत राष्ट्र को अपने अंदर ले सके। और 12 मार्च को वहाँ की जो तिब्बती महिलाएं हैं उन्होंने पोटाला पैलेस के सामने एकत्रित होकर चाइनीज़ वालों का विरोध किया था। और इसी उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ पर तिब्बत वुमेन्स अपराइजिंग डे मना रहे हैं कि वहाँ की महिलाएं भी कितनी शक्तिशाली है, कितनी बहादुरी है और कितने लगन और देशभक्ति उनके अंदर है। इसके विषय में उन्होंने अपराइजिंग डे के लिए एकत्रित हुए थे और आज इसी विषय को लेकर आज हम 12 मार्च है और इसीलिए उनके विधवों के लिए सार्वजनिक रूप से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये मार्च शेर पंजाब से लेकर डीसी ऑफिस तक चलेगी। यहाँ पर लगभग मेरे साथ 25 से 30 वुमेन्स हैं और 18 से 20 तक भिक्षु भी हैं। ये सारे और इंडो भारत मैत्री संघ, भारत तिब्बत मैत्री संघ के सदस्य भी यहाँ शामिल हैं। जैसे कि हम एक संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं कि यत्र नारी अस्ति तत्र पूजन्ते देवता, और जहाँ पर नारी होती है वहाँ पर ही देवी देवताओं की पूजा होती है। जहाँ पर नारी की अपमान होती है वहाँ पर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसी उपलक्ष्य को लेकर यहाँ पे जो तिब्बतन वुमेन्स है वो आज इसी उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए कि वो अपनी राष्ट्र तिब्बत को स्वतंत्र होते देखे हुए आगामी वर्षों में जो यूएनओ है या फिर भारत सरकार है कोई भी इस तिब्बत के राष्ट्र में आज़ादी दिलाने के लिए अपना योगदान दे। इसी विषय को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का जन्मदिन उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया। इस अवसर पर सभी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान पूरे कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर खुशी जताई और पारंपरिक हिमाचली नाटी भी डाली। मीडिया से बातचीत करते हुए विनय कुमार ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जन्मदिन हमेशा अपने परिवार के साथ मनाया जाना चाहिए और उनके लिए कांग्रेस ही उनका परिवार है। इसी कारण वे अपनी पार्टी परिवार के साथ मिलकर यह दिन मना रहे हैं। विनय कुमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं का स्नेह और समर्थन उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और प्रदेश के विकास के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर खुशी के माहौल में विनय कुमार भी कार्यकर्ताओं के साथ नाटी लगाते नजर आए। उन्होंने पारंपरिक हिमाचली लोक नृत्य में भाग लेकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी जाहिर की। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो अपना ये जो सबसे बड़ा दिन होता है
उसे अपने परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ बना रहा हूँ। और दूरदराज क्षेत्र से सभी लोग आए हैं, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका सहयोग मुझे आज के दिन मिला है। इससे बड़ा अवसर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझे विश किया है, और मुझे टेलीफोनिकली जिन्होंने विश किया, जो नहीं आ पाए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना प्यार जो जताया है, उन्होंने आशीर्वाद जो जताया है, उसके लिए तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार से, इसी प्यार को लेके, इसी संबंध को लेके और इसी सहयोग को लेके हम आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे। इस कड़ी को हम यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे। इसके बाद हमने बहुत आगे चलना है, आगे एक दूसरे का साथ लेके चलना है और सभी के सहयोग से हमने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है। ये भी हमारा मोटिव बहुत है कि जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी हमने AICC को सबमिट कर दी है। और AICC थोड़ा आजकल इलेक्शन प्रोसेस में और स्टेटों के इलेक्शन प्रोसेस में व्यस्त था, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कभी भी जल्द, कल भी होता है, परसों भी होता है, बहुत ही जल्द कार्यकारिणी का विस्तार जो है वो हो जाएगा। इस बार क्या युवा चेहरों को मौका दिया गया है सर, या जो पुराने लोग हैं उन्हें भी? देखिए, पुराने लोगों को तो लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आज तक आगे चलाया है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और युवाओं का जोश, उसको भी हम साथ लेके चल रहे हैं, और उसमें महिला और हर वर्ग के लोगों को, उसमें चाहे SC है हमारे, चाहे OBC है, हम सभी लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। और ये हमने मापदंड ज़रूर रखे हैं कि महिलाओं को भी हमने उसमें जगह दी है, पुराने लोगों को भी। बहुत अच्छे नौजवान कैंडिडेट्स जो है हमने पंचायतों के लिए तैयार किए हैं, जो BDC के लिए और ज़िला परिषद के लिए भी हमने अच्छे लोगों का चयन किया है। तो निश्चित तौर पे हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पंचायत में। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में जब से हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही दल प्रमुख हैं, कांग्रेस और BJP, तो ये हो सकता है कि अगर ये बड़े संख्या में होते तो किसी ना किसी को डिस्टर्ब ज़रूर कर सकते हैं, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा कोई फ़र्क कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस के लोग उसमें बहुत कम सम्मिलित हैं और ज़्यादा करके उसमें भाजपा के लोग हैं, जो उन्होंने इस तीसरे मोर्चे को लाया। शिमला के पुराने बस स्टैंड में आज HRTC बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान HRTC बस यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक गंभीर समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिस पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर HRTC बसों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर निजी वॉल्वो बस संचालक अपनी बसें खड़ी कर रहे हैं। मान सिंह ने कहा कि जब HRTC के चालक या परिचालक उनसे इस बारे में बात करते हैं तो कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इससे कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बसों के संचालन पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RTO से भी अपील करते हुए कहा कि बसों का टाइम टेबल सोच समझ कर जारी किया जाना चाहिए, ताकि बसों के संचालन में किसी तरह की अव्यवस्था न हो। उन्होंने कहा कि जब तक शिमला के पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त मौके पर आकर स्थिति स्पष्ट नहीं करते, तब तक बसों का संचालन बंद रखा जाएगा। यूनियन अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई जगहों पर HRTC बसों के चालान तुरंत काट दिए जाते हैं, लेकिन निजी बसों के खिलाफ उस तरह की कार्यवाही नहीं होती है। उन्होंने कहा कि यह दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। मान सिंह ने कहा कि HRTC बसों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं है, जबकि टूटीकंडी से लेकर लालपानी तक कई स्थानों पर बाहरी निजी वॉल्वो बसों की अवैध पार्किंग हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए, ताकि HRTC कर्मचारियों और यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो,
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि नारेबाजी करने पे हमें मजबूर किया जा रहा है। प्रशासन और प्रबंधन ये चाह रहा है कि नारेबाजी करें, तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल हमारा शोषण हो रहा है। शोषण इसलिए हो रहा है कि प्राइवेट वोल्वो जो है वो हज़ारों के हिसाब से पूरे हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रही है। जहां हमें पार्किंग की जगह दी गई थी HRTC की बसों को या प्राइवेट बसों को, वहाँ ये गाड़ियाँ लगा देते हैं और 4 बजे आके वहाँ सो जाते हैं और रात को 9 या 10 बजे जाते हैं। तो हमने माननीय SP महोदय से, माननीय DC महोदय को, माननीय प्रबंधक महोदय को, माननीय DM साहब को और CGM साहब को हमने रिटर्न में दिया, इसमें रहते इनको हटाया जाए, क्योंकि वहाँ जब ये दोनों साइड गाड़ियाँ लगा देते हैं, बड़ी बड़ी वोल्वो बसें लग जाती हैं, तो जगह जो रोड पे तंग हो जाती है और गाड़ियाँ हमारी रोज दिन आए दिन कोई ना कोई टैक्सी के साथ हमारी गाड़ी लग रही। कल भी हमारे ड्राइवर ने 5,000 रुपया भरा, परसों भी हमारे ड्राइवर ने रोज हम 2 या 3,000 भर रहे हैं। हमने नोटिस दिया था कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अगर इनको यहाँ से नहीं हटाना है तो हम बस स्टैंडों में जाना बंद कर देंगे। हमारे पास तो चारा वही है, क्योंकि तनख्वाह हम यहाँ बांटने नहीं आए, हम चलान में भरने नहीं आए, क्योंकि मैनेजमेंट तो बोलती है चलान तूने करवाया तू भर। तो इसलिए हमने बंद किया है कि या तो उन वोल्वो बसों को एंट्री दे दो या तो हमारी बसों को चला लो। अगर ये तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन और DC साहब ये जाने और सरकार जाने कि HRTC की बसें चलानी है कि उनकी बसें चलानी है, क्योंकि पार्किंग उनको मिलेगी, सवारियाँ वो भर के लाएंगे। डेढ़ा घर किस HRTC का इन लोगों ने करके रख दिया है। मैं RTO की बात बताऊं कि वो 15 मिनट पहले प्राइवेट को टाइम दे देते हैं और 15 मिनट हमारी, जबकि हमारी वो टाइम बिका है, गया है, रूट हमें इनको दिए हैं, लेकिन उनको रूट दिया हिमरी। जब प्राइवेट बस वाले को हिमरी रूट दिया तो हमारे टाइम पे देते, जिस टाइम पे वो बस बिकी है, जिस टाइम पे वो रूट बिका है। 15 मिनट एडवांस क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को सीधा लगता है कि हिमाचल प्रदेश के सभी RTO मिले हुए हैं और मिलकर ये टाइम प्राइवेट वालों को देते हैं। हमारे को तो पूछा जाता है कि आपका टाइम टेबल कहाँ है, आपका कागज कहाँ है, जबकि इनको पता है कि HRTC की बसों में सिर्फ लॉग बुक होती है, कागज हमारे दफ्तरों में होते हैं। कुल्लू में हमारे 5 गाड़ियों के चलान कर दिए, कुल्लू में हमारे ड्राइवर कंडक्टर को पीटा गया, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे सवारियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। जब हमारे ड्राइवर कंडक्टर ने बोला तो उनके सिर फाड़ दिए गए। कुल्लू मंडी में हमारे ललित राजपूत जी, अगर हम बोले वो तो बात आ गई कि हम बोले तो तुम गलत है, ये बोले तो ठीक है। प्राइवेट बस ऑपरेटर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कड़ा विरोध करना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि जब आप मेरी गाड़ी का टाइम जो है शिमला से दिल्ली है, तो मैं शिमला से बम्बे का बोर्ड कैसे लगाऊंगा? आप जब आपके मंडी से कुल्लू का रूट है, आप बनाली का बोर्ड कैसे लगाएंगे? क्यों नहीं RTO पूछते हैं, क्यों नहीं पुलिस उनको पूछती है? और ये टाइम खाएं तो पुलिस इनको कुछ नहीं बोलती है, हम टाइम खाएं तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि ये प्राइवेट सरकारी बस वाले ने टाइम खा लिया। सवारियाँ भी हमें परेशान करती हैं। मैं सवारियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई बोलते हैं 2 मिनट लेट चला, कोई बोलता है 1 मिनट लेट चला। यारो हमें तो आप 2 मिनट और 1 मिनट कह रहे हैं, जो पीछे आप छूट रहा है वो भी आपका आदमी है। तो मैं सीधे RTO के ऊपर, सीधे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, सीधे पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार को भी चेताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, कि इन बातों पे कड़ा संज्ञान लिया जाए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। HRTC के प्रति भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि HRTC ऐसी है, जबकि उनको गलत आंकड़े देकर इस HRTC को बुरा बनाया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हिमाचल पथ परिवहन हमें बुलाया जाए, हमारे से बात की जाए, हम आंकड़े पेश करेंगे। उन चुनिंदा लोगों के पीछे ना जाएं, उन चुनिंदा लोगों की ना सुने, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, गलत आंकड़े पेश करते हैं, उससे HRTC को नीचा लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, प्राइवेट बस ऑपरेटर हमारा अपना भाई है, वो ये ना कहें कि मान सिंह का फेसबुक अकाउंट बंद कर दो। मेरा पर्सनल फ़ोन है, मैं किसी के खैरात नहीं लिया, किसी ने मेरे को दान नहीं दिया कि मैं उसके बोलने पे फ़ोन चलाऊंगा। अगर वो वीडियो डाल सकते हैं कि HRTC बस की लाइट नहीं है, इधर लोकल में किया जा रहा है। मैं शिमला में बोलना चाहता हूँ, प्राइवेट बस ऑपरेटर तो नहीं कर रहे, उनके जो उन्होंने रखे कर्मचारी उनको समझाएं। हाँ, वो तो वीडियो डाल सकते हैं कि इसका इंडिकेटर नहीं है, इसका शीशा नहीं है, जब हम डालें तो तकलीफ हो जाती है।